हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का आपका टॉपिक है क्या। तो देखिए, जो कि आप लोगों की चयन परीक्षा जिसमें आपकी यूनिट नंबर 11 है साइंस की, है ना, जिसका है पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में इसमें बहुत सारे टॉपिक है जिसको हम पूरे कवर करेंगे। सबसे पहले वो टॉपिक को सिर्फ समझना कि होता क्या है, उसके बाद वो टॉपिक से रिलेटेड सारे एमसीक्यू, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकेंगे उन्हें हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये डायग्राम देख लीजिए, जो कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझते हैं कि जो मनुष्य में जो भोजन, जो पाचन तंत्र होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले होता है मुंह से स्टार्ट होता है ना। भोजन को चबाने और लार के साथ मिलाने से पाचन की शुरुआत होती है। लार में क्या होता है, एंजाइम होते हैं जो क्या होते हैं, स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं, है ना। सबसे पहले इमेज में देख सकते हो, ये मुंह है, यहाँ से भोजन कहाँ जाता है, ग्रशिका जो कि एक नलिका होती है उससे पेट में जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो थोड़ा सा अब ये समझो कि ग्रसनली जो कि चबाया हुआ भोजन ग्रसनली में पेट में जाता है। वहीं पेट में जाने के बाद क्या होता है, पेट में भोजन ग्रास्टिक एसिड और एंजाइम के साथ मिलता है जिसमें यहाँ टूट जाता है ना। टूटने के बाद छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में अग्नाशय और यकृत से पाचक रस मिलते हैं जो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करते हैं। छोटी आंत पोषक तत्वों को अपशोषित करती है। वहीं उसके बाद बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है। तो बड़ी आंत में पानी और जो कि अपशोषित होते हैं और अपशिष्ट उत्पाद मलाशय में जमा हो जाते हैं। उसके बाद जो कि होता है गुदा, जो कि अपशिष्ट जो कि उत्पाद मलाशय से गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो कि ये डायग्राम है, इस पर आप देख सकते हो, जो कि पेट में जाने के बाद छोटी आंत है ना, बड़ी आंत, और उसके बाद यहाँ बाहर जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो तंत्रिका तंत्र है, जिसे क्या कहा जाता है, नर्वस सिस्टम, मनुष्य का मस्तिष्क, ठीक है। जो कि तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, शरीर का एक जटिल और महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर की गतिविधियों, भावनाओं, सोच और अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है। यहाँ मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और नसों से बना होता है। जो कि इसका डायग्राम देखिएगा नीचे, जो कि यहाँ मनुष्य का ये जो संरचना उस पर आपकी सिलेबस में पूछी गई है, जो कि न्यूरॉन की जो संरचना है, ठीक है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है जिसमें आप देख सकते हैं केंद्रक, इसे याद रखिएगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें मैं आपको एमसीक्यू के रूप में भी बताऊंगी। तो इसकी जो संरचना होती है, तंत्रिका तंत्र के जो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसमें देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सीएनएस और पीएनएस कहा जाता है। जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है जो शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक साथ काम करती हैं। देखिए थ्योरी में आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि थ्योरी से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, थ्योरी के बाद आप कितने एमसीक्यू को सही करते हैं ये टेस्ट आपका लगाना, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि आप लोगों की तैयारी एक्चुअल में चल कैसी रही है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें तंत्रिकें शामिल है जो कि सीएनएस को शरीर से बाकी हिस्सों से जोड़ती है। अब इसके कार्य क्या होते हैं, तो कार्य इसके होते हैं संवेदना, एकीकरण, संचार और नियंत्रण, जो कि एक मस्तिष्क के कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी हुई जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे सिर्फ उसे हमने थ्योरी के रूप में डिस्कस किया। अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू को, जो आपके पूरे सिलेबस में दिया गया है, एक एक पॉइंट को, ठीक है। टेस्ट लगाना है, सभी को कमेंट सेक्शन पर अपना आंसर बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिए गए हैं कि पित्तरस किसमें बनता है। तो बताइए पित्तरस किसमें बनता है। तो यहाँ के सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं पाचन तंत्र से। तो यकृत में बनता है, जो कि पित्तरस काहे में बनता है, यकृत में बनता है, जो कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी एमसीक्यू के रूप में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे गए कि पाचक एंजाइम जिसमें विद्यमान होते हैं, किसमें होते हैं, आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी, जो कि लाइसोसोम में, किसमें,
लाइसोसोम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट, जो कि ये होता है एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल को पचाने में मदद करता है लाइसोसोम। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाचन तंत्र के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये भी, कि पाचन तंत्र के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? तो जो कि इसे कहा जाता है, आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमाकुंचन इसे कहा जाता है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने पूछा गया है कि आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा में पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बता दीजिएगा मुझे। चारों ऑप्शंस आपको देखना है, करेक्ट आंसर तुरंत मुझे कमेंट्स में बताना है। अपना स्कोर देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्तरस अग्नाशयी रस, जो कि देखिए पित्तरस यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं होते, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए दिखाते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन से इसमें कई सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि आप जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है वो क्वेश्चंस आ जाए, तो थोड़े से इसके जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट रहते हैं उन्हें भी समझ लिया कीजिए, इनको भी आपको ध्यान में रखना होता है, तभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे सही तरीके से कवर कर लेंगे। तो जो कि पित्तरस भोजन की क्षारीय बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है। कौन सा? पित्तरस, जो कि एमसीक्यू के रूप में भी पूछ लिया जाता है। अग्नाशयी रस अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। अब इसमें क्या होता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, है ना, अग्नाशयी लाइपेज, न्यूक्लिएज और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। इसको याद में रखिएगा, ये एंजाइम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा कौन सा अंग है? बताइए। तो जो कि मैंने आप लोगों को डायग्राम तो पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी, उसके सारे टॉपिक को भी बता दी थी। तो ये आपको बताना होगा कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। मुझे ये आंसर कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि ये आंसर तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत। कौन सा? छोटी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह 7 मीटर 22 फीट होती है। ठीक है, 7 मीटर होती है, जो कि 22 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चयन परीक्षा वर्ग 3 की सारी तैयारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से फ्री में कराई जाएगी। ठीक है। मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? बताइए कि ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है, जो कि प्राप्त होता है वाया अलिंद से, जो कि ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे ये सारी चीजें 10th क्लास में, 11th क्लास में, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो कि फुसफुसी सिराएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं अलिंद में ले जाती है। उसके बाद क्या होता है? अधो और ऊर्ध्व महाशिरा शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को दाएं अलिंद में लाती है। वहीं फुसफुसी धमनी दाएं निलाय से फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त लाती है। ये जो टॉपिक है ना, ये आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने 11th और 10th क्लास में इसे जरूर पढ़ा होगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन श्वसन तंत्र का हिस्सा है? श्वसन तंत्र का हिस्सा बताना है आप लोगों को इसमें। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रसनी। ऑप्शन नंबर बी, जो कि श्वसन तंत्र का जो हिस्सा है वह है ग्रसनी, जिसके इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ थोड़ा सा समझिएगा कि जो कि यहाँ 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? जो कि ये एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? जो कि नसोग्रसनी फर्स्ट हो गया, मुख्य ग्रसनी और जो कि होता है कंठ ग्रसनी, जो श्वसन और पाचन में अलग अलग भूमिका निभाती है। बिल्कुल ये 3 जो इसके भाग हैं इन्हें बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, इससे जरूर क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो जो कि ये 3 जो मतलब जो श्वसन और पाचन में अलग अलग भूमिका निभाने वाली ग्रसनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया कि मानव
उत्सर्जक तंत्र में सेम की आकृति का उत्सर्जी अंग है। सेम की आकृति का जो उत्सर्जी अंग है वह कौन सा है मानव उत्सर्जन में, बताइए। तो जो कि है ब्रक। क्या है? ब्रक। ऑप्शन नंबर डी, जो कि थोड़ा समझिएगा कि मानवों और जानवरों में सेम के आकार के अंगों की एक जोड़ी होती है जिसे ब्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रक कहा जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं और अपघट्य स्तर को नियंत्रित करते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछे गए कि मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। कहाँ से होता है? किस चीज के द्वारा होता है, बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि उत्सर्जन द्वारा। उत्सर्जन द्वारा क्या होता है उत्सर्जन, बताइए। चलिए समझते हैं थोड़ा सा कि उत्सर्जन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर से चयापचय अपशिष्ट पदार्थों और विषपातक पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उससे ही उत्सर्जन कहा जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनना है, इसलिए जो उत्सर्जन की जो डेफिनेशन है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें तो ज़्यादा बेटर है। उत्सर्जन की डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे भी इससे एमसीक्यूज बनेंगे जो कि आप लोगों को बताना है। इनमें से कौन सा मानव शरीर का एक उत्सर्जक अंग है? मानव शरीर का उत्सर्जक अंग बताना है, जो कि इसकी डेफिनेशंस पे क्लियर हो गया होगा। तो बताइए कौन सा अंग है? तो जो कि त्वचा। त्वचा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? क्या होता है? उत्पाद क्या होता है, बताइए मुझे। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यूरिया होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के निस्यंदन इकाइयों का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में कि जो कि मानव में उत्सर्जन तंत्र की जो निस्यंदन इकाई है उसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है व्रक्काणु। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हिनले पास खालिस्तान से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है यहाँ? तो यहाँ संबंधित है उत्सर्जन से, जो कि ये आप लोगों को पहले समझना होगा कि हिनले पास क्या होता है। तो जो कि हिनले पास होता है नलिका का एक लंबा यू आकार का जो सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों के वृक्क के प्रत्येक वृक्काणु के भीतर मूत्र का संचालन करता है। ठीक है। जो कि पाचन तंत्र से रिलेटेड इस पर ज़्यादा चीज़ें हैं, श्वसन है आपका, उत्सर्जन है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस पर सारी चीज़ें एकदम आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र का, जो कि तंत्रिका तंत्र में निम्न में शामिल है। क्या चीज़ शामिल है? जो कि मानव का मस्तिष्क, मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था, इसीलिए डेफिनेशंस पर पहले फोकस किया जाता है जिससे एमसीक्यूज को समझ में आए कि बात किस चीज की हो रही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो कि तंत्रिका तंत्र में निम्न में से शामिल क्या चीज शामिल होती है? मस्तिष्क, ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और जो कि स्प्लीन। ठीक है। तो उपयुक्त सभी जो कि मानव मस्तिष्क का अंग है। ठीक है। तो जो कि देखिए तंत्रिकाओं के साथ मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी तंत्रिका तंत्र प्रणाली का गठन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेरिबैलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेरिबैलम के बारे में कथन सही बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ बी और सी। तो सेरिबैलम जो कि यहाँ लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचलन पर नियंत्रित करता है और ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। ठीक है। तो थोड़ा समझिए कि जो कि सेरिबैलम क्या होता है। सेरिबैलम में बड़े पैमाने पर चर्बी होती है। क्या होती है? चर्बी होती है जो मज्जा के ऊपर और पीछे स्थित होती है। ठीक है। और जो सेरिबैलम से जुड़ी होती है यहाँ लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों के संचलन पर नियंत्रित करती है और यहाँ मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? मस्तिष्क से
जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? बताइए कौन सी तंत्रिका है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है कैर्नियल नसें। कैर्नियल नसें, ठीक है, जो कि मस्तिष्क से कैर्नियल तंत्रिकाएं जुड़ी होती है जो खोपड़ी से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा तभी सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे और अच्छे तरीके से ये जो चैप्टर है, चैप्टर के एक एक पॉइंट को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है। तो जो कि होगी ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र, जो कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के तंत्रिका तंत्र में दो मुख्य भाग जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दी थी कि सीएनएस और पीएनएस, इसके बारे में मैंने आपको बता दी। सीएनएस में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है, जबकि देखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी क्योंकि इससे एमसीक्यूज बनते हैं। सीएनएस में याद रखिएगा कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, दो चीज याद रख लीजिएगा। सीएनएस में कौन सी दो चीज याद रख लीजिएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कि सीएनएस में आएगी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, जबकि पीएनएस में कौन सी चीजें आएगी? तंत्रिकाएं और नसें, तंत्रिकाएं और नसें जो कि पीएनएस में आएंगी, ठीक है। और सीएनएस में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, ये दो चीज याद रख लोगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क हमारे शरीर का मालिक है, यहाँ आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए, आई होप्स कि आपको समझ में जरूर आता होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? इकाई बताइए, तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है? तो इसकी इकाई है ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन, जो कि मस्तिष्क की इकाई है, जिसमें तंत्रिका तंत्र बनाने वाली इकाइयों को तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स कहा जाता है। इसलिए न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। न्यूरॉन शरीर में सबसे बड़ा सेल भी है, याद रखिएगा कि न्यूरॉन शरीर में सबसे बड़ा सेल है। ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पर भी फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चंस थोड़ा घुमाकर पूछे जाते हैं, पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो बताइए क्या कहा जाता है उसे? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अंतर्ग्रथन। अंतर्ग्रथन, जो कि आप थोड़ा इसे समझिए कि जो कि दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले पर जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है, उसे साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए कि पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? किस मस्तिष्क का हिस्सा है यह? बताइए मुझे। देखिए, जो कि टॉपिक तो इतने ज़्यादा है इसमें कि एमसीक्यू को एक एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस को भी अगर हम डिस्कस करेंगे ना तो भी कम है। पर अभी जो कि आप लोगों की एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो हम पूरे जो एक टॉपिक है उसके एक साथ पूरे कवर करेंगे। अगर आप लोगों को एक एक पर टॉपिक की भी वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो हम उसकी भी आपको बहुत जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आप बस चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों की सारी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराई जाएगी। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ववर्ती मस्तिष्क, जो कि मस्तिष्क को व्यापक रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। कौन कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पूर्ववर्ती मस्तिष्क। इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पूर्ववर्ती मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से सेरेब्रम होता है। मध्य मस्तिष्क में कोई डिजाइन नहीं होती, कोई डिवीजन नहीं है। पूर्ववर्ती मस्तिष्क में 3 केंद्र होते हैं। कितने केंद्र होते हैं? 3 केंद्र होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से ये भी जान लो, जिन्हें पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला कहा जाता है।
बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट को बताया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो ये रहे आपके सामने बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।